मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे जन औषधि वीक के बारे में पढ़ेंगे। जन औषधि वीक क्या है अपना, जन औषधि वीक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जन औषधि का कुछ आया कि प्रधानमंत्री ने कुछ जन औषधि वीक उसके लिए कुछ वर्क किया है जन औषधि के लिए, तो पहले हम वो पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे अपना, सॉरी रुक जाइए, जन औषधि पढ़ेंगे। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डीजी आपके सीडीएससीओ और डीजी आपका डीसीजी जीआई पढ़ेंगे और एनपीपीए पढ़ेंगे। देखो मैं तीनों की चीज़ लिया क्योंकि हमने जन औषधि पढ़ना था तो मैं तीनों एक साथ लिया हूँ, जो मेडिकल टर्म्स के हैं ना तीनों एक साथ। कंपैरिजन से आपको कंपैरिजन याद हो जाएगा क्योंकि कंपैरिजन में ही वो लोग घुमाते हैं। फिर लास्ट में पढ़ेंगे आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्योंकि इसका कुछ एडिटोरियल आया है इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये चार चीज़ हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदू न्यूज़पेपर में। पहली जो न्यूज़ आती है आपका आती है मतलब चाइना ने क्या किया है, जैसे आपका वेट, ये आपका ब्रह्मपुत्र जो है जो आपका मानसरोवर से निकलती है फिर निकलती है वो टर्न लेती है आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। वो पहले ही तीन डैम बना चुका है अपर स्ट्रीम पे। अब उसके जो टेंडर पास हुआ है वो डाउन स्ट्रीम पे भी डैम बनाने की बात कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में भी डैम बनाएगा। आपका आपका यरलुंग जो आपकी जेंगबो रिवर है ना उसके ऊपर भी ये डैम बनाएगा। उन्होंने ऐसा अपना जो ड्राफ्ट चाइना न्यू 5 ईयर प्लान जो हुआ है उसके अंदर उन्होंने ऐसा बता दिया है कि नीचे डैम भी बनाएगा। तो उससे कंसर्न क्या राइज होंगे, कंसर्न आगे आएंगे, मैं आपको बता दूँ कंसर्न उससे क्या राइज होंगे। एक तो पानी की समस्या आएगी आपकी कहाँ पे, असम वैली में। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट हैं अपने जो इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर है उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। वो क्या करेंगे, जब पानी की डिफिशियंसी मतलब कमी होगी, ड्रॉट रीजन होगा, तब पानी कम छोड़ेंगे क्योंकि पानी वो ऑलरेडी रोक लेंगे। तो उससे हमारे लिए कंसर्न जनरेट हो जाएगा। और एक इंडिया का कंसर्न है कि ऐसे अगर चाइना उस पर डैम बनाएगा तो इंडिया के लिए कंसर्न आएगा पानी का। ठीक है ना। फिर आपके आइलैंड्स है, मंजूली आइलैंड्स है, मतलब वो भी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ जाएगा। तो इससे पूरी ड्रॉट रीजन में मतलब वाटर स्केर्सिटी राइज होगी इन आसाम रीजन में। तो ये इस पर है। कुछ आगे आएंगे, कोई कंटिन्यूशन है इसका, पेज नंबर 8 जब आएगा तो हम इसके कुछ उसमें इशू दे रखे हैं। फिर मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा कुछ। तो पहले पेपर पे यही न्यूज़ थी कि असम ने अपना ऐसा लॉन्च किया है वो डैम बनाने के लिए। दूसरी न्यूज़ आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मैं आपको बता चुका हूँ। लोकसभा में लाने के लिए 50 मेंबर चाहिए। ये लोकसभा में ही आता है ओनली, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता है, 74 आर्टिकल क्या बोलता है कि मेंबर ऑफ मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर हाउस आपका, तो उसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे है। तो ये किस में आता है, या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका लोकसभा में आता है और इसके लिए कम से कम 50 मेंबर बोलने चाहिए तभी ये आएगा। और ये एक्सेप्ट कौन करता है, स्पीकर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर है, मतलब उनकी पॉसिबिलिटी 150 आप निकाल लेना। आपका 545 से 150 कितने होते हैं, तो स्टेट में जितनी आपकी स्ट्रेंथ है एमएलए की उसके अकॉर्डिंग उतने मेंबर के साइन होने चाहिए नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो आपको नो कॉन्फिडेंस मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, लोकसभा में ओनली आता है और इसके 50 मेंबर इसलिए चाहिए। तो ये सब चीज़ है। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी वो रिलेटेड टू आती है आपका मतलब कि हाई कोर्ट ने एक सेटअप किया, पैनल सेटअप किया था रेयर डिसीज़ के लिए। मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, कुछ रेयर डिसीज़ है जैसे इसमें नाम भी दिए हुए हैं रेयर डिसीज़ के, जैसे डीएमडी आपका आपका डचीनी मस्कुलर आपका डायस्ट्रॉफी है। और एक और है इसमें, दूसरा क्या नाम है, हंटर साइंड्रोम्स। ये दो इनके वो पैनल बनाया था। इसमें क्या था कि एक तो डिसीज़ जो है मतलब कि इनका ट्रीटमेंट, एक तो रेयर डिसीज़ है, इनका ट्रीटमेंट इरेगुलर होता पेशेंट का, और मतलब कि कॉस्ट हायर कॉस्ट पे हो रहा था। तो हायर कॉस्ट भी हो रही थी और आपका क्या था, इंटरप्टेड था, फ्री ट्रीटमेंट इंटरप्टिंग हायर कॉस्ट में हो रहा था। ठीक है ना। बीच में ब्रेक हो जाता था, आज हो गया 10 दिन बाद हो गया। तो एक पैनल तैयार हुआ था, उसमें बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी को मतलब ऑफिसर डिपार्टमेंट के, आपके आईएमएस के, तो एक पैनल पूरा तैयार हुआ था। तो उसने मतलब वो रिपोर्ट है, तो आपको बस डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, पैनल के बारे में नहीं पढ़ना। डिसीज़ क्या है, कंडीशन इसमें क्या होती है, जब प्रोग्रेसिव आपकी जो आपकी मसल्स हैं वो डीजनरेशन हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, मतलब कि विक्टिम की। हंटर साइड्रोम्स क्या होता है, रेयर डिसीज है डेट कैन पास इन द फैमिली। ये फैमिली से कैरी करते हैं। जो हंटर साइड्रोम्स है ना, ये जनरेशन जनरेशन कैरी करता है, आपकी फैमिली से कैरी करता है। मोस्टली बॉयज़ में होता है। ठीक है ना, मोस्टली बॉयज़ के अंदर होता है। देयर बॉडी कैन नॉट ब्रेक डाउन ए काइंड ऑफ शुगर डेट बिल्ड इन बोन स्किन, आपका टेंडन्स और अदर टिश्यू में जो शुगर यूज़ होती है उसे बॉडी ब्रेक डाउन नहीं करती है। तो याद रखना हंटर साइड्रोम आपको डीएमडी क्या है, उसमें वीकनेस हो जाती है आपकी मसल्स
और इसमें क्या होता है कि शुगर ब्रेक नहीं होती है, ऐसा न्यूज़ में आ जाए हंटर साइडर, क्योंकि हाई कोर्ट का पैनल बना है, हाई कोर्ट ने पैनल बनाया, किसी आपका हाई कोर्ट ने पैनल बनाया, तो इसलिए यूपीएससी इन चीज़ों पर बहुत नज़र रखता है। तो आपको दोनों बता दी, हंटर साइडर और डीएमडी क्या है। कट कर लेना, आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर तो उसमें कट कर लेना, वरना मैं शेयर कर दूंगा। दूसरी न्यूज़, एक फार्मर, एक मतलब प्रोसाइड, मतलब वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, वहीं के पास में एक फार्मर ने सुसाइड कर लिया अपना, हैंग कर लिया पेड़ से। तो एक गलत चीज़ है, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, सुनना चाहिए ऐसे, मतलब कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, सब कुछ जनता के लिए, जनता की सब कुछ जनता के लिए। जन सड़कों पे है तो आके आके बात, मैं मानता हूँ वो फार्मर 10,000 ही है तो इसी देश के पार्ट, तो आके तो आना चाहिए ना गवर्नमेंट को, बात तो करनी चाहिए ना, क्योंकि कितने भी हैं, अगर डेमोक्रेसी में एक आदमी को भी प्रॉब्लम है तो उसको गवर्नमेंट को उसको सॉल्व करना चाहिए, उसे रिसॉल्व करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सर मतलब बनाई हुई गवर्नमेंट जनता की, तो हर एक वोट की कीमत होती है, तो हर एक आदमी की कीमत होनी चाहिए। तो ऐसे में तो आपको एक चीज़ बता दी, लिखने के लिए अच्छा लिख सकते हो इस चीज़ में ऐसे। अब इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म से आया, कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके केस था रिलेटेड, तांडव जो सीरीज़ आई थी उससे रिलेटेड जो केस था आपका, जो पुरोहित जी थे, तो उनको कल रिलीज़ कर दिया गया। क्यों रिलीज़ कर दिया गया? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो नई गाइडलाइंस आई है ना, उसमें क्या है, कोई प्रोविज़न नहीं है, किस चीज़ का प्रोविज़न नहीं है, पनिशमेंट और फाइन का। ठीक है ना? तो इस चीज़ की एक तरह से चीज़ पता लगती है, जो तांडव उन्होंने नाम रखा था, वो शिव जी का तांडव होता है। वो इट्स सेल्फ रिलीजन सेंटिमेंटल हट हुए थे, और मतलब जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मतलब कि बेल करने से मना कर दिया था। जो मैंने आपको पढ़ाया था ब्लेशमी वाला केस बताया था, कि लॉ जो बताया था, उसके अंडर गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। अब तो तांडव क्या, इट सेल्फ वॉज द हट बाय द सेंटिमेंट ऑफ द मेजर ऑफ द इंडियन बिकॉज इज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड शिवा। हिंदू रिलीजन डिसरिस्पेक्टफुल हुए थे, उसके अंदर अंदर किया गया था। अब जब गाइडलाइंस 2021 गाइडलाइंस ये आई है, एक मिनट रुक जाओ। तो ये गाइड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो ये गाइडलाइंस आई थी डी रिस्पेक्ट टू रिलीजन की, तो मैंने उसमें बताया, उसमें एक लॉ में क्या है कि उसमें एक हार्मफुल लॉ है। तो उसमें एक हार्मफुल मतलब कि हार्मफुल क्या है कि वो लॉ इनकम्प्लीट है, कोई उसमें ऐसा फाइन और ये चीज़ नहीं बताई हुई है। तो ये दो चीज़ थी इस आर्टिकल में, पूरे में यही दिया गया है कि मिसप्लेस कंसर्न्स है उसके अंदर कुछ। जो दूसरी न्यूज़ आती है आपकी, क्या आती है, मतलब कि वुमेन्स, आज वुमेन्स डे है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स। तो यूएन में क्या हुआ और क्या हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये तो पढ़ेंगे नहीं। शाहीन बाग में वुमेन आ गई थी फ्रंट में, और फिर उसके बाद क्या था, और भी वायलेंस जो इंडिया में हुए, फार्मर इशू हुआ, उसमें भी वुमेन्स आगे आ रही हैं। हमें क्या पढ़ना है, कुछ वुमेन से रिलेटेड ने इन्होंने दिया सविता बाई फुले के बारे में। ठीक है ना, जो वाइफ है आपके ज्योतिबा फुले की, उन्होंने क्या किया है, उनमें क्या था, जब ब्राह्मण, अब कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर था और अपर क्लास और लोअर क्लास था। वो एक वुमेन थी जिन्हें अपर क्लास जो कास्ट की वुमेन्स थी उनको राइट्स थे, लोअर को इग्नोर किया जा रहा था बहुत टाइम तक। ठीक है ना, तो उन्होंने एक तरह से वुमेन राइट्स की बात की। तो नाम याद रखना इनका, सविताबाई फूले के, वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ चीज़ लिखने के लिए आए तो इनका नाम ज़रूर मेंशन करना है। और ये एक ऐसी लेडी थी, मतलब इन्होंने वुमेन कास्ट आपका डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि स्लेवमेंट किया था 1981 में, इनको बर्थ होता। अब कॉलोनियल की फर्स्ट वुमेन टीचर थी ये, ऐसा भी याद है ना, फर्स्ट वुमेन टीचर कॉलोनियल टाइम में। तो कुछ इनके काम्स हैं, इसमें नहीं दिए हैं, कुछ काम है इनके, जैसे जेंडर नहीं, कास्ट नहीं, वो लेबर स्ट्रक्चर को सोसाइटी को ऊपर करने के, इरिस्पेक्ट ऑफ योर जेंडर, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, 16 क्या बोलता है, आप किसी जेंडर से जॉब दी जाएगी, इरिस्पेक्ट ऑफ योर जेंडर, कास्ट, लेबर स्ट्रक्चर, सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। जो नॉन ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स को मिल रही थी, अपर क्लास कास्ट में आते थे, पर इनका क्या था, तो उनके लिए इन्होंने अच्छा काम किया। और पूछा भी गया एक दो बार, सविता बाई फुले का डायरेक्ट आंसर पूछा गया कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने कैसा काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, इस आर्टिकल में बस यही है और कुछ नहीं है। और इसमें सब आपका शाहीन बाग में क्या हुआ, फिर वुमेन प्रोटेस्ट में, मतलब कि जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये क्या हुआ, तो ये हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हसरत केस में क्या हुआ, वुमेन के साथ जो हुआ, रेप हुआ था, वो हसरत जो केस था, ये हमें कुछ नहीं पढ़ना। बस सविता बाई फुले के बारे में चाहे आप पढ़ लेना, इनके बारे में आप 5 पॉइंट निकाल लेना कि ये क्या काम किया वुमेन्स के लिए, ऐसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल बनाया था, क्या बनाया था,
ठीक है ना, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आपकी एक्सपेंड द होरिजन ऑफ सर्विलांस। एक तो सर्विलांस बढ़ा दिया, आईटी एक्ट रूल जो है 2021 से सर्विलांस इंक्रीज कर दिया है। सेकंड एक सिटीजन वॉच भी रखा है। सिटीजन वॉच, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोविड टाइम में क्या हो रहा था। कोई भी आपका माइग्रेंट कहीं से आ रहा था तो आप क्या करते थे, बराबर घर वाला फ़ोन करके पुलिस को बता रहा था कि बराबर में हमारा रहने आया है, और पुलिस आती थी उसे ले जाती थी जांच के लिए, फिर उसे मतलब कि क्वारंटाइन के लिए। तो एक तरह से क्या वो सर्विलांस ही तो था। तो वही इन्होंने बताया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, उसने लॉन्च किया है साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम with the aim to allow citizens to register themselves in cyber crime volunteers। आप जो है ना, इसके अंदर जाके आप वॉलंटियर रजिस्टर्ड कर सकते हैं साइबर क्राइम। अगर आपने कहीं पोर्नोग्राफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी तो आप जाके गवर्नमेंट आपको रजिस्टर्ड करोगे तो आपको एक लिंक आईडी प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट। आपने कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी तो आप जाके वहाँ पे वो मार्क कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, गवर्नमेंट उसे हटा देगी। आपने कोई अनलॉफुल कंटेंट देखा, वो आप वहाँ बता देना, गवर्नमेंट हटा देगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, साइबर क्राइम वॉलंटियर्स को बना रही है। उनका रूल क्या रहेगा, जो अनलॉफुल कंटेंट है ना, मतलब उन्हें हटाने के लिए, उन्हें फेजर करने के लिए उनका काम रहेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो आप यार साइबर क्राइम वॉलंटियर किसका प्रोग्राम है, ये आपका किसका, I4C का, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, इसका प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्प क्या करेगा भाई, वही करेगा कि मतलब कि हेल्प करेगा, इन्फोर्स करेगा एजेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अनलॉफुल इलीगल कॉन्टेक्ट है। और ऐसा कहाँ पे हो चुका है, विल बी लॉन्च ओवर द कंट्री में लॉन्च हुआ है, एंड हैविंग द टेस्ट कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में इसका टेस्ट भी हो चुका है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे वॉच ओवर बढ़ेगा गवर्नमेंट का, सिटीजन 10 चीज देखते हैं, हम कुछ भी देख सकते हैं, और इससे लेटरल सर्विलांस स्टार्ट होगा। अभी क्या था कि हॉरिजॉन्टल था, गवर्नमेंट आपका देखती थी, आप उसका गवर्नमेंट देख के डिलीट करती थी। अब लेटरल एक दूसरे का भी देखना स्टार्ट होगा, तो लेटरल सर्विलांस इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि पीयर टू पीयर सर्विलांस डिफरेंट हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, मतलब एक तरीके से उससे क्या होगा, तो आपकी पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, प्राइवेसी का कंसर्न आ जाएगा। तो यही सब है कि अंडर द सर्विलांस लेटरल सर्विलांस स्पेसिफिक इंश्योर दैट इम्बेलेंस ऑफ पावर, नो लॉजिकल एग्जिट नहीं है इसका कुछ। तो यही सारी उन्होंने बात की गई है। हार्मलेस एक्टिविटीज़ के लिए एक तरह से व्यू बन जाएगा। आपके पड़ोसी ने आपकी कंप्लेन कर दी, आपके कंटेंट कर दिया, आपको पता लगा इसने किया, तो एक तरह से चीज़ हो जाएगी ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में। इन्होंने ही बताया, और ऐसा इंडिया में नहीं, 1970 में यूएस में भी हो चुका है ऐसा। ठीक है ना, कम्युनिटी पुलिसिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनका नाम था सिटीजन और नेक्स्ट डोर, कुछ मॉनिटर करने के लिए बिहेवियर। तो यूएस में भी ऐसा हो चुका है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, पनिशिंग स्टेट टू आपका प्रिवेंटिव स्टेट तरफ मूव करने जा रहे हैं। एक्सटेंड कहाँ इंडिया में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। सी आपका प्लान ऐप लेके आए थे, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था, जो एंटी सोशलिस्ट एलिमेंट है उनको करने के लिए। तो कुछ ही मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। सी प्लान ऐप क्या है, फिर मैंने ये बताया आपको, क्या नाम, ये दो बताया मैंने आपको, ये वाले, ये सिटीजन नेक्स्ट डोर। ठीक है ना, यूएस में वो एंटी सोशलिस्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, आदमियों को जोड़ा जाएगा, वो सर्विलांस करेंगे, वो बताएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, एंटी सोशल एलिमेंट क्यों, ये विलेज तक था। देखो सी प्लान जो था ना, विलेज में कोई ऐसा उल्टा सीधा काम तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई मतलब कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मतलब कि कम्युनल टेंशन तो नहीं है। कोई गाँव में पुलिस नहीं होती है भाई, गाँव के अंदर चौकी नहीं होती है, पुलिस नहीं होती है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता है। तो क्या करते हैं, ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। यूपी बहुत बड़ा है, रूरल एरिया बहुत है यूपी के अंदर, कोई लैंड डिस्प्यूट से कोई लड़ाई तो नहीं है, तो पहले ही बता दो ऐप के जरिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो ऐसा ही काम कहाँ हुआ है, लेटरल सर्विलांस का, पेंडेमिक में, लॉकडाउन में, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ये टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तब तक। देखो ये वाली जो हो रही है साइबर वॉलंटियर वाली, फिर भी चल रहा था, कि बराबर में आता था, फोन करते थे पुलिस स्टेशन में, तो ये लेटरल सर्विलांस ही तो था वो, कि पब्लिक अपने ही आसपास वालों की सर्विलांसिंग कर रहा था, तो उसे विदाउट इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी। तो ऐसा काम कहाँ हुआ, पेंडेमिक में। तो गवर्नमेंट को दिमाग आ गया, ये पेंडेमिक में लोग ने इतना बताया, तो हमें एक पोर्टल लॉन्च करते हैं। एक तो हम आईटी लॉ से कर्व करेंगे, और दूसरी तरफ कुछ ये पब्लिक भी बताएगी कर्व करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, डाटा है ना, डाटा, ये एक तरह से आप पता कह सकते हैं, गोल्ड है, सोना है आज का, गोल्ड है। आपको पता है ना, ये सरकार रात रात में बना भी देता है, रात रात में गिरा भी देता है।
बताया ना मैंने। तो कितना फ़ायदा है सर्विलांस चीज़ का कि रात रात में आपको हीरो भी बना देता है और रात रात में आपको जीरो भी बना देता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, इस एक आर्टिकल उस पर भी आया। अब क्या कि इसमें क्या होगा कि हिट और फियर आपका अगेंस्ट द एनिमी, मतलब कि क्या होगा स्टेट सर्विलांस से, मतलब क्या होगा स्टेट एक्सपोजर जो लेटरल सर्विलांस होगा वो हार्मफुल हो सकता है। कैसे? हेट से, फियर से, कंटेंट से आपने क्यों किया, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए हार्मफुल हो सकता है। और सब पे मतलब कि आई रखी जाएगी तो उससे क्या हार्मफुल होगा, एक तरह से प्रीजुडाइज सोसाइटी के अंदर इंटॉलरेंस इंक्रीज हो जाएगा, आपका जीनोफोबिया इंक्रीज हो जाएगा, आपका कास्टिज्म इन द सोसाइटी इंक्रीज हो जाएगा। यार इसने मुसलमान था, इसने मेरी कंप्लेन कर दी, तो ये सब चीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। और प्रॉब्लम करेगा आपके फंडामेंटल राइट्स को, कैसे प्राइवेसी को, दूसरे घर में ताका जाकी करोगे, ठीक है ना, आपकी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ जो है आपकी, फ्री ऑफ एक्सप्रेशन को जो है आपके, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ को ये क्या करेंगे, एक तरह से कर्व करेंगे, ठीक है ना। और पहली कोर्ट बोल चुका है आपका सीरी सिंघल वाले केस में कि आपको फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं करना है, और आपके वायलेशन हो रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये ड्यू टू डिजिटेंसी, बस इस सब में आर्टिकल में यही दिया गया है और कुछ नहीं है। तो बस आपको जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, और इससे लिंक में आपको एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। जो मैंने I4 बताई ना आपको, I4C जो बताई, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये इंडियन साइबर आपका क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। साइबर क्राइम मत सोचना है कि IB के अंदर आता है, किसके, ये किसके अंदर आता है, होम अफेयर के अंदर। इस क्या I4 अप्रूव बाय अक्टूबर 2000 में स्टार्ट किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका सेंटर है, और वेरियस स्टेट यूनियन टेरिटरी में इसके रीजनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है। ये काम क्या करता है, 7 कंपोनेंट है। एक तो नेशनल साइबर जो क्राइम है, थ्रेट टू एनालिटिक यूनिट, रिपोर्टिंग पोर्टल, ट्रेनिंग यूनिट, मैनेजमेंट यूनिट, रिसर्च एंड इनोवेटिंग सेंटर, फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम इसके अंदर होते हैं। 7 आप याद रखना। इन्वेस्टिगेशन टीम भी होती है अपनी इसकी। ये डील करता है आपका साइबर क्राइम से। देखो साइबर क्राइम का एक और आ गया, मैंने उस दिन भी आपको पढ़ाए थे साइबर क्राइम से रिलेटेड, ICERT वाला पढ़ाया था, ठीक है ना। एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है एमएलए विद द कंट्री, दूसरी कंट्री से साथ भी साइन करता है कोई साइबर क्राइम हो, ठीक है ना। क्रिएटिव इकोसिस्टम क्रिएट करता है। तो बस कुछ मत करना, डिसीजन सब कुछ इसमें दे रखा है। मिसयूज करे साइबर क्राइम का मतलब कि सजेस्ट अमेंडमेंट कुछ करना हो, लॉ कुछ है साइबर क्राइम से कुछ सजेस्ट करना अमेंडमेंट, तो यही सब उसमें कोऑर्डिनेट करता है। आपको इतना याद रखना है। कहाँ घुमाएगा आपको, इसमें घुमाएगा यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में नहीं, यहाँ दिखाएगा IB, यहाँ दिखाएगा आपको IB मिनिस्ट्री दिखाएगा, थोड़ा इसमें याद रखना। तो इसका कौन सा इनिशिएटिव आया है, इनिशिएटिव मैंने आपको बता दिया, इसका नाम क्या है, वॉलंटियर वाला जो आया है आपका साइबर क्राइम वॉलंटियर, इसी का है। इतना इसके बारे में याद रखना। पहला आर्टिकल मैंने बता दिया, जो पढ़ना है सविता बाई फुले के बारे में आप जाके पढ़ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन इसी साल के मेंस में आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया इनके ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इस बार के मेंस में। दूसरी न्यूज़ रेलवे से आती है कि रेलवे की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है रेलवे में, सब काम फिजिकली होता है, इधर से इधर सामान रख दिया। अब तो फिर भी होने लगा है कि GPS लग गया, फ्लाइट ट्रेन में कहाँ पहुंची, कब तक पहुंचेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो अब तो होने लगा है, पर अभी भी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। अभी क्या बताते हैं कि एक तो आपने बजट कर दिया उसका, फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम बनाई है। इमीडिएट चैलेंज क्या है रेलवे के सामने, रेलवे की ये कुछ नहीं पढ़ना, ये सब डाटा दिया है, इतने 2000 में इतना फ्लाइट कम हो गया था, कोविड में और घट गया था जो मालगाड़ी थी, तो ये सब डाटा दिए हैं, कुछ नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया के सामने आ रही है ना, उसके सामने आ रही रेलवे वो ट्रैफिक रेवेन्यू की रेवेन्यू, क्योंकि आधा रेवेन्यू क्या, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जनरेट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयज़ है, उनकी पेंशन देना और उनकी सैलरी देना, और ऊपर से 10 पे कमीशन लगा हुआ है। पे कमीशन जो 10 पे कमीशन दे रहा है, तो ज़्यादा सैलरी जा रही है, इतने हमें वर्कर की एम्प्लॉय की ज़रूरत भी नहीं है रेलवे में। पहला इन्होंने ऐसा बोला है, पहली लाइन, इंक्रीज इन द स्टाफ कॉस्ट एंड पेंशन पेमेंट बाय 84.8% फ्रॉम 2010 साल में 84% बढ़ गई है, 84% इनकी सैलरी एंड पेंशन बढ़ गई है। तो एक बहुत बड़ा ये है, वो ऐसा क्यों हुआ है, पेंशन देखो कितनी बढ़ गई है, 55%, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ है, एक तो 10 पे कमीशन से जो लागू हुआ है उसकी वजह से। अब क्या करते हैं, पहली बात तो रेलवे का चैलेंज बताया ये वाला। दूसरा ये चैलेंज करते हैं, अभी क्या हो रहा है कि 2 नए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं 2022 से, पर प्रॉब्लम क्या है, बना तो रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आने वाली है, जो अपना जो गुड्स ट्रेन है ना, कि फ्लाइट ट्रेन है, वो क्या करती है, 50% जो ट्रांसपोर्ट करती है वो कोल का करती है। किसका करती हैं, कोल का। और आप क्या बात कर रहे हो, हम कोल की जो क्यों करती हैं वो कोल का, वो थर्मल पावर प्लांट में ना आपको कोल सप्लाई करती हैं,
डायरेक्ट ट्रेन अंदर जाती है, आपके थर्मल पावर प्लांट के पास आपका घर होगा तो आप देखना डायरेक्ट ट्रेन अंदर जाती है उसके एनटीपीसी के, सीधे अंदर जाएगी। तो ये सिस्टम है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, आप गवर्नमेंट फोकस करिए रिन्यूएबल एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे। तो एक तरह से क्या होगा कि जो इनकी मतलब कि फ्राइट ट्रेन की जो अर्निंग हो रही है 50% ट्रांसपोर्ट एक कोल का ही करती है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। दूसरा इशू, पहला इशू वो बताया था मैंने, स्टाफ कॉस्ट पेंशन पेमेंट, दूसरा इशू ये रहा। तीसरा इशू क्या है कि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया, कमिटमेंट किया, टारगेटिंग रिड्यूस करना है आपको कार्बन इमिशन टाइम बाउंडिंग में, तो उससे क्या होगा, कोल का कम होगा, तो रेलवे में इफेक्ट आएगा। सीरियस थिंक करना पड़ेगा रेलवे को। तो रोल ऑफ मॉडल पे मतलब ट्रांसपोर्टिंग लोडिंग जो सिस्टम है उसे सोचना पड़ेगा। दूसरा इशू मैंने आपको बता दिया। जो तीसरा इशू आता है रेलवे का, एक तो उसे कहता है सिंगल, मतलब उसका कैडर बनाना है। हमने क्या उसे बिखेर रखा है, कहीं रेलवे करा रहा है एग्जाम, आईआरसीटीसी करा रही है, कहीं कोई करा रहा है एग्जाम, तो उसके लिए एक सिंगल कैडर बनाओ, ठीक है ना। एक उसके लिए अभी क्या हुआ है, पोस्ट कम क्यों आई है यूपीएससी में, रेलवे की पोस्ट जो थी आईआरसीटी में जो मिलती थी लास्ट में रैंकिंग में, वो शायद बाहर निकाल दी गई है, ऐसा है। वो बाहर निकाल दी गई है क्योंकि कैडर बनाने की बात चली है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट कैडर, ये कैडर की जॉब है ना, इसमें ऐसी जॉब होती थी 50-60, वो बाहर निकाल दी गई हैं, तो इसलिए भी पोस्ट कम आई है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद क्या गया, जीएसटी आ गया, तो आईआरएस की पोस्ट कम हो गई है, आईआरएस की पोस्ट कम हो गई है जीएसटी आने से, तो इसलिए थोड़ा डाउन गया है आपका वो, ठीक है ना। तो ये सब दो मैंने बता दिए। एक तो उसमें एक पूरी कैडर बनाना चाहिए अलग से, पहले पेंशन कम करनी चाहिए। अब हम वर्क कर रहे हैं तो कार मतलब कोल की सप्लाई करता है तो उस पर भी हमें रीथिंक करना चाहिए। और फिर क्या करता है, इन्वेस्ट जो प्राइवेट प्लेयर है ना उनको मतलब कि पैसेंजर और फ्लाइट ट्रेन में इंक्रीज करना चाहिए। जो प्राइवेट प्लेयर है उनको पैसेंजर फ्लाइट ट्रेन जो होती है उनको उसमें इंक्रीज करना चाहिए। तो चार इशू मैं आपको बता चुका हूँ, चार इशू आप मेंशन कर लेना। चार इशू रेलवे को हो गया। नीड टू आपको पब्लिक स्कूटिनिटी की जरूरत है। इसमें क्या होता है कि आपको रिपोर्ट जो आती है ना, जो रिपोर्ट इंडियन रेलवे रिपोर्ट आती है, उस पर आप पार्लियामेंट में उसे ही बता देते हो कि फिजिकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम परफॉर्मेंस कैसी है। आपको एक पब्लिक स्कूटिनिटी करनी होगी, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, टाइम बाउंड कंफर्ट रियलिटी सामने लानी होगी, रेलवे की प्रॉब्लम क्या है। चार मैंने बताई, इन्होंने बताया। आप ट्रांसपेरेंसी देखो, ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ये सब तो कॉमन चीज़ें हर आंसर में लिखनी है आपको, तो ये आर्टिकल हो जाता है हमारा ख़त्म। चार मैंने प्रॉब्लम बता दी, चाहे आप लिख लेना, सोच भी लेना, क्योंकि नॉर्मल वे है, कितना चीज़ लिखोगे, कब तक लिखोगे, तो एक सोच लेना। कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी आपको, फ्रीडम हाउस, उस पर निर्मला सीतारमन ने बोला था कि आप गलत कर रहे हो, आपने गलत रिपोर्ट निकाली है इंडिया के ऊपर, जो इंडिया का स्टेटस था आपका, इंडिया का स्टेटस आपने डाउनग्रेडेड किया है। डाउनग्रेडेड क्या किया था आपने, पार्शली राइट से किया था, राइट से क्या था वो, याद आया किसी को कि फ्री से पार्शली फ्री किया था आपने। और आप सीतारमन ने क्या बोला, पहले जो आप हमारा नक्शा, जो ये यूएस बेस निकलता है, वाशिंगटन से निकलता है फ्री, ये फ्रीडम हाउस ये यूएस बेस थिंक टैंक से निकालता है, वो इंडिया का नक्शा जम्मू कश्मीर कटा हुआ दिखाते हैं, उसमें अक्साई चीन भी। तो जो अपनी एफएम फाइनेंशियल मिनिस्टर उन्होंने बोला पहले आप हमारा नक्शा प्रॉपर दिखाओ, उसके बाद हमें डाउनग्रेड या अपग्रेड करना, फ्री या पार्शली फ्री। तो उसके बारे में ही बात की है, ऐसा क्यों कहा गया है कि इंडिया की जो पॉइंट थे फॉल हो गए, 71 पॉइंट थे पहले, अब 67 पॉइंट कम हो गए, ना कि रैंकिंग नहीं है, ये पॉइंट है। तो पॉइंट हमारे कम हो गए हैं, तो 0 to 100 होते हैं, जिसके कम होंगे 0 होंगे, तो वहाँ तो कुछ भी फ्री नहीं है, सब कुछ आप वहाँ गुलाम हो। जहाँ पे कम होते जाएंगे तो आप फ्री से पार्शली फ्री की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में आया। ऐसा क्यों हुआ? आई थिंक चाइना के भी उसमें 6 और 7 दिए थे। हाँ, चाइना में भी शायद, चाइना तो उसे निकलवाता भी नहीं है, बताता भी नहीं है, फिर भी वो निकालते हैं हाँ, 8-9 कम ही दिया था उसको, अपना डिक्रीज हुआ है हाँ, वो 17 नहीं देता चाइना अपनी किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में अपनी, वो नहीं देता। तभी तो आज तक वायरस का पता नहीं लगा कहाँ से निकला। उन्होंने एक साल बाद बुलाया, अब गए हैं WHO वाले, ठीक है ना, अब गए हैं सब मिल के, एक साल बाद सब कुछ खत्म करके अब आ जाओ देखो कहाँ निकला, ढूंढो। तो उन्हें मिल नहीं पा रहा है कि अब तक। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसमें क्या इन्होंने प्रॉब्लम बताई है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि जो आप फ्रीडम कवर कर रहे हो, ठीक है ना, जो आपकी मीडिया है, जर्नलिज्म है, उनकी फ्रीडम को आप कम कर रहे हो, पहली जो इन्होंने ये बताया, ठीक है ना। मेजर जो इन्होंने डेमोक्रेसी को बताया, आपके जो आप फ्रीडम कम कर रहे हो लोगों की, कैसे कम कर रहे हो, वो पब्लिक ऑर्डर बता के, वो सेडिटेशन, वो सिडिशन लगा के, वो आपका डिफेमेशन लगा के, तो आप क्या कर रहे हो, वही इन्होंने पहली चीज़ बताई है कि अपनी मीडिया की जो आप पावर है वो कम कर रहे हो। जो मैंने आपको बताया फ्रीलेंसर वर्कर हैं, जर्नलिस्ट वाले, उनको, ठीक है ना, ये सब पहली है फ्रीडम उसकी बताई उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ।
दूसरी जो बात कर रहे हैं अभी क्या हो रहा है इंडिया में कि क्या होना, बस फ्रीडम की बताइए कि जो आप फ्रीडम कम कर रहे हैं लोगों की, उसके हिसाब से आपकी जो डाउनग्रेड हो गई है, चीज़ डाउनग्रेड हो गई है। तो और क्या बताया कि डिस्कशन डिबेट जो होती है, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी में, मतलब इंडिया ने क्या दिया है, उसके तर्क क्या दिया है इंडिया ने। तर्क ये दिया है, पहले बोलते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब है डिस्कशन डिबेट और डिसेंट आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने बोला है। पहले इन्होंने ये बोला है। फिर क्या बोला है कि हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम चीज़ करते हैं, इंक्लूडिंग जर्नलिज्म, ठीक है ना, हम उसके लिए करते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्या बोलते हैं, जो इंटरनेट शटडाउन हुआ था ना, वो टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। इन्होंने दो बात बोली है, एक तो फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म की, और दूसरी जो आपने इंटरनेट शटडाउन रखा इसकी वजह से आपकी रिपोर्ट डाउनग्रेड गई है। इंटरनेट शटडाउन रखा तो इन्होंने क्या बोला, दोनों में सफाई दी है कि हम डिस्कशन डिबेट डिसेंट आर द पार्ट ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी। आईबी ने ऐसा जवाब दिया है। और हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है किसके लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, हमारे लिए हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। फिर दूसरा कि जो हमने इंटरनेट शटडाउन हमने रखा, वो हमने टेम्परेरी रखा था, और वो फेयर कॉल थी। 213 दिन का शटडाउन जम्मू कश्मीर में करा गया था, वो टेम्परेरी मेजर फेयर कॉल थी। फिर लास्ट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो वॉइस नहीं दबानी चाहिए, आपके कम्प्लिसिटी ऑफ जुडिशरी, अवॉइड द अनवांटेड, मतलब अट्रैक्शन जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने लास्ट में बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो आप दो पॉइंट पे याद रखना, एक तो जो आपको कर्व किया जा रहा है आपको, आपके जर्नलिस्ट को, और इंटरनेट शटडाउन, दोनों मैं कई बार बता चुका हूँ। इसकी वजह से आपकी जो फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई है, उसमें आप फ्री से पार्शली फ्री चले गए हो। तो इसमें ये बताया गया। दूसरी जो रिपोर्ट आती है इसमें, ये तो आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें इशू भी आया है, एलपीजी उज्ज्वला योजना। अभी क्या हो रहा है, मैं आपको क्या हुआ है, जो आपका ये आया बजट आया, इसमें क्या हुआ है, जो सब्सिडी मिल रही थी ना गरीबों को, उज्ज्वला योजना में पहली बार सिलेंडर मिल रहे थे। सिलेंडर में भी कुछ 8 या 12 सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही थी। ठीक है ना। शायद आई थिंक सो 8 सिलेंडर या 12 सिलेंडर, में इतना मत याद रखना। तो उसकी सब्सिडी थी वुमेंस को, तो वो हमने कम कर दिया, सब्सिडी बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया, 50-60 रुपये मिलेंगे सब्सिडी के। तो उससे क्या नुकसान होंगे, क्या हार्मफुल होंगे, वो हम इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा। पहले बात करते हैं कि मासिव 50% ऑफ फिजिकल, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर लोन, जो एलपीजी सब्सिडी हैज़ बी इंक्रीज बाय, मतलब ऐसे हुआ कि मासिव 50% ये सब कुछ हुआ, इंक्रीज़ हो गई थी हमारी सब्सिडी, बहुत ज़्यादा हमें देनी पड़ रही थी, मासिव इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि सिलेंडर की जो थी क्या नाम, इतने सारे 8 मिलियन पुअर पीपल हाउस होल्ड को इन्होंने अब तक सिलेंडर दे चुके हैं, करोड़ों को दे चुके हैं, 8 मिलियन को इन्होंने अभी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं कि किसके अंडर हुए थे, 1600 रुपये में प्रधानमंत्री आपकी जो उज्ज्वला योजना थी, इसके अंदर दिए गए थे। और मोर देन 85% हाउस होल्ड कवरेज इसमें किया था, मोर देन 85% हाउस होल्ड। तो बहुत बड़ी बात थी कवरेज करना, बहुत इसमें करोड़ों लोगों को सिलेंडर दिए गए थे। ठीक है ना। अब इसमें क्या बात की गई है, जो भी रिपोर्ट आई है आपकी काउंसिलिंग एनर्जी, जो आपकी एनर्जी इन्वायरमेंट वाटर की, वो सजेस्ट कर रहा है कि लोगों ने क्या सिलेंडर तो खरीद लिए, आपने सिलेंडर दे दिए, अब वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे रूरल एरिया में वो एक्सेसिबल नहीं है, मतलब कि उसे सिलेंडर को रीफिल कराए, अफोर्डेबल नहीं बचा उनके लिए अब वो चीज़। अब गैस के प्राइस कितने हाई हो गए हैं, एक तरह से आसमान छू गए, इतनी जल्दी बढ़े हैं पोस्ट पेंडेमिक के बाद, प्राइस हाई हुए हैं, पेट्रोल के बढ़े हैं, डीजल के बढ़े हैं, एलपीजी के बढ़े हैं। तो अफोर्डेबल नहीं रहा है वो, न उनके लिए जो क्या कर सके। आपने सब्सिडी भी कम कर दी है, और फिर अफोर्डेबल नहीं रहा एलपीजी के। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, उनके लिए ईजी है, गैस गांव में नहीं मिलेगी इतनी ईजी। आप गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, गांव में नहीं मिलेगी, शहर से आएगी, या वो जो एजेंसी वाले लेके आएंगे, मंडे को आएंगे, ट्यूसडे को आएंगे। उससे ज़्यादा उनके लिए क्या ईजी है, वो आराम से ढूंढ सकते हैं बायोमास। ठीक है ना। उन सब चीज़ों की जो डंकेक होते हैं उनको वो आसानी से मिल जाता है। तो दो चीज़ इन्होंने बताया, एक तो फ्री एक्सेसिबल, और प्राइस, दो का इशू बताया। इसकी वजह से आपका क्या हुआ है, जो कंज्यूमिंग है वो कम होने लगी है दोबारा से। कनेक्शन भले ही बढ़ गए हो, पर कंज्यूमिंग कम होने लगी है, तो सब्सिडी आपने कम करना स्टार्ट किया है, प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हुए हैं, और फ्री उनके लिए भी वो चीज़ उनके लिए एकदम से नहीं उपलब्ध हो पाती। अब उसे प्रॉब्लम क्या आएंगी, इंडोर एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। इंडोर एयर पॉल्यूशन की बात की गई है, यूज बाय द, मतलब कुकिंग कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडोर जो एयर पॉल्यूशन होता है ना, उसका कंट्रीब्यूशन 30% है आपका, जो आपके PM 2.5 है, उसमें 30% किसका कंट्रीब्यूशन है, आपका 2.5 का नेशनल लेवल पे। तो कितनी बड़ी बात है, PM 2.5 में आपका 30% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडोर एयर पॉल्यूशन का है, जो मतलब आपके चूल्हों से होता है, जो आपके ट्रेडिशनल चूल्हा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कंट्रीब्यूशन, उसके बाद किसका, ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद आपका क्रॉप जलाने का, फिर कोल बर्निंग का,
उनके बाद इन 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन है 30% इकलौता बायोमास का, जो आप ये ट्रेडिशनल चूल्हा यूज़ कर रहे हैं। अब क्या चेंजिंग प्राइस हुए हैं, आपको पता ही है, पुअर टू सस्टेन एलजीबी यूज में ये फिर कंजम्पशन 50% इम्पोर्ट कर दिया है, प्राइस इंक्रीज हो गया है, रिडक्शन कर दिया हमने सब्सिडी का, जो आपके फाइनेंशियल ईयर 22 में 50% रिडक्शन कर दिया है, और कंटिन्यूसली प्राइजेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। और हमने ये ऑफरिंग कर दिया था 1 करोड़ लोगों को ये देंगे उज्ज्वला 2 के अंदर, जो बोला है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्राइसिंग में। देखो आपको पता है कब प्राइस कम हो रहे हैं, कब प्राइस बढ़ रहे हैं एलपीजी की, पता है किसी को? आज कितनी सब्सिडी है, कल कितनी सब्सिडी है, तो ये भी नहीं पता। इसमें भी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हमें नहीं पता तो गाँव के लोगों को क्या पता होगा? पेट्रोल के चलो पता लग जाते हैं, 50 रुपये लीटर है, आप पता कर लेते हो क्योंकि लिखा होता है, डलवाने जाते हो। पर जब वो बेचने वाला आता है, कभी 20 रुपये फालतू मांग लेगा, 100 रुपये फालतू मांग लेगा, आपको नहीं पता है, तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी का तो हर जगह यूज़ करना है। फिर सब्सिडी कम करनी, 4-5 पॉइंट आपको पता लग गए। सब्सिडी कितनी है कि देखे ना, कंज्यूमर वन नो मोर अवेयर अबाउट वेदर द सब्सिडी इज रिडक्शन ऑफ द ग्लोबल प्राइस चेंज आर चेंजिंग द सब्सिडी एलपीजी। सब चीज़ में यही बात की गई है। बेटर टारगेटिंग इन्होंने क्या बताई है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बेटर टारगेटिंग इसमें आप पढ़ लेना, इन्होंने बेटर टारगेटिंग क्या बताई है। अगर एक मैंने रिपोर्ट भी बताई थी, अगर आप 1 रुपये इन्वायरमेंट के लिए खर्च करोगे, तो आप 5 रुपये अपनी जो बीमारी आएंगी उस इन्वायरमेंट की कंडीशन से, आप वो बचा सकते हो। तो इसमें भी यही बात की गई है। अगर आप इस एलपीजी सब्सिडी के लिए खर्च करोगे, जो उससे हार्मफुल इफेक्ट होंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, इन्वायरमेंट हार्मफुल इफेक्ट होंगे, उससे जो बीमारी आएंगी, ठीक है ना, उससे जो बीमारी आएंगी, मतलब कैंसर हो जाता है, अस्थमे की प्रॉब्लम होती है, उससे फिर और भी प्रॉब्लम होती है, उससे जो बीमारी आएंगी उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी सब्सिडी से आपकी। यही बात इसमें पूरे में बोली गई है। इसलिए इंश्योर करो क्लीन फ्यूल देने का पुअर हाउस होल्ड को, ठीक है ना। द आंसर इज लाइक बेटर टारगेटिंग टू द सब्सिडी। तो बेटर टारगेटिंग करो सब्सिडी का। और एक लॉन्ग टर्म एलपीजी यूज़र जो है वो तो चलो पैसे देते ही हैं, पर जो मतलब कि गरीब है उनके लिए थोड़ा थिंक करो कि सब्सिडी कम करो, सब्सिडी बढ़ाओ, सॉरी सब्सिडी को इंक्रीज करो और पैसे ज़्यादा दो। उससे मैंने आपको जो चीज़ बताई वही इसमें लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट से क्या होगा, जो जो डिसीज़ आएंगी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू सब्सिडी जो आपने कम की है। रिडक्शन लिखा है ना, रिडक्शन है इंडियन पब्लिक हेल्थ बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है ना। देयर सोशल इन्वेस्टमेंट विल ईड द रिच डाइवर्सिटी इन द ईयर अहेड आपका थ्रू द हेल्थियर एंड प्रोडक्टिव आपका पॉपुलेशन। मतलब कि अगर वो हेल्दी रहेगी और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन रहेगी, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है ना। एक तो बीमार हो जाएगी, प्रोडक्टिव कम हो जाएगी, हेल्थ बेकार हो जाएगी, फिर आपका डिसीज़ बर्डन बढ़ जाएगा, हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ पे खत्म कर वो बर्डन बढ़ जाएगा। तो इन्होंने वही आपसे बात की है। एक रिपोर्ट मैंने बताई थी, अगर 1 रुपये आप इन्वायरमेंट पे आज खर्च करोगे तो अपने हेल्थ के पैसे बचा सकते हो। तो ये भी एक 5 रुपये हेल्थ के बचा सकते हो। ऐसी एक रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो वही इसमें मैंने आपको यही बताया। जो दूसरी न्यूज़ थी फर्स्ट पेपर की, चाइना डैम बना रहा है। तो इसमें कुछ लोकेशन है, मैं आपको बताऊँ। आपको जेंगपो जो आपका जेंगमू तिब्बत में है, वहाँ पे 2015 में फर्स्ट हाइड्रो पावर बना चुका है तिब्बत में, जो अपर वाला रीजन है। फिर आपका डागू, जीकू और जिएचा जो है, ये भी यहाँ पे भी डैम बना चुका है। ये अपर और मिडिल में आते हैं। अब जो है ना लोअर में बना रहा है आपका यरलैंग, ये आपका यरलुंग आपका जेंगबो है ना, ये आपका लोअर में बना रहा है, जहाँ पे बिल्कुल आपको ब्रह्मपुत्र मुड़ती है, वहीं पे डेवलप कर रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पे। तो इंडिया ने कंसर्न जारी किया है, क्यों भाई स्टोरिंग ऑफ वाटर कर रहे हो, पावर जनरेशन कर रहे हो, ब्रह्मपुत्र में एंटायरली मतलब कि डिपेंड है आपकी अपर स्ट्रीम पे और उस पर लोअर स्ट्रीम पे। तो यही सारी बात की, वाटर की स्कैरसिटी आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में और आसपास के एरिया में, इवन बांग्लादेश तक आ जाएगी। यही सारी ने बात की है। डाउन स्ट्रीम में डैम डेवलप कर रहे हैं। मैंने आपको बता दें कहाँ पे बना रहा है, वो बता रहा है यरलुंग आपकी जेंगपो, जो आपका ग्रेट कायनोन है इन द मिड डॉग कंट्री, जहाँ से टर्न लेती है, शार्पी टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, दीहैंग के रूप में, दीहैंग के रूप में ब्रह्मपुत्र। तो वो डैम बना रहा है, वो लोकेशन है, आप याद रखना। फिर नेक्स्ट न्यूज आती है कि आपकी कदापा डिस्ट्रिक्ट की डॉक्टर है, मैंने ये लास्ट ईयर देखा था मैंने, आपके नूर परवीन डॉक्टर ने 10 रुपये में देखती हैं अपने मरीजों को। इन्होंने 1 साल तक अपने पापा को भी नहीं बताया था कि वो, उन्हें बताया था कि मेरी प्रैक्टिस चल रही है और वो गरीबों को क्लिनिक में जाके
झुग्गियों में दिख रही, कडापा डिस्ट्रिक्ट में, जो आपकी कहाँ पे, कडापा कर्नाटक में आपका। ये मैंने एक साल पहले पढ़ा था, आज इनका आर्टिकल आया है, क्योंकि अब वुमेन एम्पावरमेंट डे है, आपको करना चाहिए ऐसा काम, ये बहुत अच्छा काम है एक तरह से अगर है। ये मैंने एक साल पहले इनकी न्यूज़ देखी थी, आज मैंने इनके इसमें आया तो मैंने बता दिया आपको। ये 10 रुपये में देखती हैं अपने जो इनके यहाँ मरीज आता Kadapa, है। right? या Kadapa is Andhra Pradesh, not Karnataka. आंध्र प्रदेश, ओके, कड़प्पा इन आंध्र प्रदेश हो, क्या है वो पता नहीं था मुझे। तो नूर परवीन नाम है, लिखने के लिए आए, तो एग्जाम्पल में आप पुट अप कर सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट में पुट अप कर सकते हो, कोई सोशल इशू से रिलेटेड उसमें पुट अप कर सकते हो। ऐसे में तो बिल्कुल लिखना है नाम आपको, कि आपको ऐसी वर्किंग करती हैं, आज भी 10 रुपये में वो पब्लिक को देखती हैं। और फिर इसमें कितना फ़ायदा, देखो वो जो मतलब कि आपके इनएक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स होते हैं, मतलब इनएक्सपीरियंस इन द सेंस जो लाइसेंस नहीं होता जिनके पास आपका, वो इतने वर्किंग कर रहे हैं, मतलब कि क्या होता है, वो किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो गरीब एरिया में जाके दुकान खोलते हैं अपनी। क्यों उनकी दुकान चलेगी गरीब एरिया में जाके? तो इस टाइप से आप तरह से अवेयरनेस कर चला सकते हो, प्रोग्राम इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया है। तो ये पहली न्यूज़ थी। अब ये कुछ नहीं पढ़ना है, मार्क हो गया ज़्यादा, 1 मिनट हो गया, उड़ा देता हूँ मैं से। ठीक है ना, अब ये आई है पावर ऑफ सोशल मीडिया। अभी क्यों सब चीज़ सोशल मीडिया की बात करी, आईटी रूल 2021 आया है, ये अर्न अकेडमी का है, पर इसमें थोड़ा ऐसे लिखने के लिए बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, डाटा इज़ नाउ द मच मोर इम्पॉर्टेंट देन ए गोल्ड, गोल्ड से इम्पॉर्टेंट डाटा है। ठीक है ना, ओवरनाइट में आप बिजनेस सक्सेसफुल कर देते हो सोशल। जैसे आपको पता बाबा का ढाबा, वो रानू मंडल जो आपका वो कौन था सिंगर के साथ, वो तो उनकी रात रात में उन्हें बिजनेसमैन बन गए थे, और मतलब बाबा का ढाबा। तो ये आपकी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गोल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा जो आपकी तारीख में है। ठीक है ना, पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे व्हाट्सएप ओरिजिनेट अनलॉफुल मैसेजेस, जो आपके लॉ आए हैं, आपके लॉ जो आए हैं, मतलब आपको क्या बताना होगा, ओरिजिनेटर बताना होगा, अनलॉफुल मतलब मैसेज कहाँ से आ रहे हैं। तो इतने कर्व करने की बात चल रही है, आपसे कर्व कर रहे हो, ठीक है ना, आपको जो डाउन करना है आपको अनलॉफुल कंटेंट को। इसमें यही सारी बात इसमें करेंगे, आप पढ़ लेना कि वेरियस, ये इंडिया में नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया भी ले चुका है स्टेप आपका, और भी कंट्री ले चुकी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लिया है वो गूगल और फेसबुक के ऊपर, तो रेगुलेट करने के लिए। तो अब इनको रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि हद से ज़्यादा ऊपर निकल गए थे। कुछ इनके इलीगल कंटेंट भी चलते हैं, जैसे टेररिज्म मटेरियल, चाइल्ड अब्यूज़, आपके साइबर बुलिंग, तो इसलिए इन्हें कर्व करना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। तो यही सब इन्होंने बात की है कि, और इसको हम एक तरह से इन्होंने क्या बात की है कि OTT प्लेटफॉर्म को, मतलब को पोर्टल को एज करना चाहिए, अगर वो गलत दिखा रहे हैं उन्हें करना चाहिए, पर उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए हमें, कि हमें वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ इसके हानि भी हैं, आपके प्रोप्स भी हैं, कॉन्स भी हैं सोशल मीडिया के। इट डिपेंड ऑन यू हाउ वी यूज़ इट, वो आपके ऊपर है कैसा आप यूज़ कर रहे हो। देखो कैसे यूज़ कर रहे हो, देखो एक अरब, आप इस ये याद रखना, अरब स्प्रिंग याद रखना। अरब स्प्रिंग क्या था, 10 साल पहले 2010 में क्या हुआ था, एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, कहाँ पे, अरब कंट्री के अंदर। तो बहुत तरह से स्प्रेड हो गया था, आर्म रिवेलियन तक बात आ गई थी। तो वो कैसे हुआ, सोशल मीडिया के जरिए हुआ था, ये याद रखना। ये गलत यूज़ है। अच्छा यूज़ किया है कि आप क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से ना आप अपने दोस्तों से बात कर पाते हो, फैमिली से बात कर पाते हो, फोटो देख पाते हो, शेयर कर पाते हो, लाइक कर पाते हो, कमेंट कर पाते हो। तो आपकी जो स्टीरियो थिंकिंग थी ना, मतलब एक तरह से स्टीरियो वाली, वो थोड़ी कम होती जा रही है, आपका माइंडसेट बढ़ता जा रहा है। ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप एंड चेंजिंग द माइंडसेट इन आवर सोशल मीडिया विंस, ये सोशल मीडिया की एक अच्छी चीज़ है। तो अब पॉजिटिव बताया मैंने, नेगेटिव भी बताया आपको, और फिर जो हमारे लॉ आए हैं, ठीक है, सब कंट्री कर्व कर रही हैं, पर आपको ध्यान रखना है अपनी फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन का कहीं उसमें हार्म ना हो इन एक्ट्स की वजह से। ये आरती मिश्रा है अनअकैडमिक एडिटोरियल, इन्होंने ये बताई है। अब मैंने आपको चीज़ बताई कि रोहिंग्या मतलब कि क्या हुआ, अभी 150 माइग्रेंट जो है रोहिंग्या के, वो वेरीफाइड किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। देखो कहाँ पे मिली, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, MHA ने वो स्टार्ट किया था, कोई रोहिंग्या जम्मू कश्मीर का है तो आके रजिस्ट्रेट कर दो। तो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि 7,000 कुछ तिब्बतन रह रहे हैं और 5,000 कुछ आपके रोहिंग्या आए हैं। ठीक है, आप रोहिंग्या पे क्यों फोकस कर रहे हो, क्योंकि वो इस्लाम फोबिया की वजह से, ह्यूमन इन नेचर, आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हो क्योंकि मुस्लिम है। आपने तिब्बत को नहीं मालूम, जो तिब्बत से आए रिफ्यूजी, उनको तो कभी आपने ऐसे इंटरोगेट या फिर रजिस्टर्ड होने के लिए नहीं कहा, वेरिफिकेशन नहीं किया। बस थोड़ा आप याद रखना लिखने के लिए, कहीं आए तो चिपका देना। फिर ये आपका 75 रिजर्वेशन, मैंने आपको पढ़ाया था रिजर्वेशन के क्या इफेक्ट है, लोकल कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा लोकल जॉब्स में। ये आंध्र प्रदेश कर चुका है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है, अभी हरियाणा में भी आने की बात चल रही है। ठीक है ना, कोटा मिल जाएगा।
इसके आपको मैंने पढ़ाए थे क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इसकी चीज़ें हैं। ये जन औषधि के बारे में आया है, तो जन औषधि केंद्र और बढ़ाए जाएंगे। आपके कहाँ पे बढ़ाए जाएंगे? आपके यहाँ पे इलेक्शंस है, वहीं पे बढ़ाए जाएंगे, इनोग्रेट किए जाएंगे। आपके जन औषधि केंद्र कहाँ पे किए जाएंगे? इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनोग्रेट किया। कुछ नहीं पढ़ना कहाँ पे बढ़ाए जाएंगे, पर हम जन औषधि स्कीम पढ़ेंगे, जन औषधि स्कीम पढ़ेंगे। मैं आपको बताता रहा हूँ, एक SCL वेसल है, ठीक है ना, SCL वेसल है आपका आपका स्वर्ण कृष्णा करके। ये पहला ऑल वुमेन वेसल है, क्रू है जिसमें जाएगा। अभी मैंने ऑल वुमेन क्रू आपको एयरलाइन में ही पढ़ाया था, वो कहाँ पे गया था आपको बताना है कमेंट में। तो इसमें भी एक SCL वेसल में भी ऑनलाइन फर्स्ट टाइम है मैरीटाइम हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में। फिर तो मैरीटाइम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है पूरे वर्ल्ड में ऐसा ऑल वुमेन क्रू। तो ऐसा हुआ है, हमारा इंडिया कर रहा है कि ये शिप है आपको कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इन्होंने किया है कि वुमेन क्रू बना है। देखो मैंने जो पढ़ा था वो यहाँ पे था, देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है मेल प्लीज। तो स्टोरी पढ़ लेना, अच्छी है, थोड़ा अच्छा लगा मुझे कि अभी तक ऐसी मेंटलिटी हमारी सोसाइटी में अभी तक यहाँ पे है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल। जो आर्टिकल आता है आपको साना डिस्ट्रिक्ट। साना में क्या आहूति, आहूति ने अभी 1-2 दिन पहले क्या किया था, वो जो अराकम अराकम पेट्रोलियम वाली है वहाँ पे हमला कर दिया था, मतलब कि वहाँ पे मिसाइल छोड़ दी थी, ठीक है ना। अब क्या किया सऊदी अरेबिया ने, वहाँ पे जेट से हमला कर दिया है आहूति इस पे जो साना डिस्ट्रिक्ट में है। तो उससे क्या है कि नॉर्मल पब्लिक मारी जा रही है, रिबेलियन हो रहा है, ठीक है ना। यूएस भी बोल चुका है कि हम भी इस पर कंसर्न जारी करेंगे, ठीक है ना। अब पीसफुल नेगोशिएशन चाइना ने बात कर दी कि पीसफुल नेगोशिएशन करना चाहते हैं। कहाँ पर करने चाहते हैं, मैं आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पेंगोंग लेक, ठीक है ना। उसका आपको आपको गोगरा हॉट स्प्रिंग जो मैंने बताया था, गोगरा मैंने आपको बताया, डैम चौक बताया हुआ है मैंने आपको, दिसपेंग प्लेन बताया हुआ है। लास्ट में मैं पढ़ा दूंगा लोकेशन आपको एक बार। तो यहाँ पे हमारे इनसे कुछ इशू हैं, इनको बोलना है कि हम इसे पीसफुली नेगोशिएट करके हम इन इशू को ख़त्म करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो लास्ट में दिखा दूंगा क्लास के ये वाले इशू। दिखाई देता हूँ मैप में, देखो ये तो आपकी मैंने बताई थी ना आपको, एक इसमें एक रिवर और आई थी यहाँ पे और बना रहा है चाइना। ये कहाँ पे आपकी आपकी जिनशा रिवर, ये आ रहा है जिनशा रिवर चाइना के अंदर है। और ठीक है, ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये ट्रिब्यूटरी आपकी यंग तजे की ट्रिब्यूटरी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है पूरा, जिनशा रिवर ये कहाँ पे, ये आपकी चाइना के अंदर है। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको लोकेशन पढ़ाने वाला हूँ, ये लोकेशन देखो, ये सारी लोकेशन। पहले सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर आता है, दिपसेंग प्लेन है, ये दिपसेंग प्लेन्स है। इसके नीचे आता है आपका एक गलवान वैली आता है, इसके नीचे आता है आपका वो गोगरा हॉट स्प्रिंग जो है गोगरा, उसके नीचे आता है आपका स्पेंगमिक विलेज आता है, 3 इडियट की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। उसके नीचे आपका आता है पेंगोंग तेसो लेक आता है, उसके नीचे आपका चुशूल डिस्ट्रिक्ट आएगा, ये चुशूल आएगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। उसके नीचे आपका आएगा ये स्पेंगुरा करके तेसो, ठीक है ना, स्पेंगुर तहसील करके आएगा। उसके नीचे आए उसके रोंगो आएगा, रोंगो के डेमचौक आएगा। तो ये आपको लोकेशन 1-2 बार और पढ़ लेना, ठीक है ना। 1-2 बार आप मार्क करना जाके जो लोकेशन आज के न्यूज़पेपर में आई है, आपके न्यूज़पेपर में आई है वो जाके आप मार्क करना लोकेशन। 1 मिनट रुक जाओ, मैप बंद हो गया। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया, गलवान वाला बता दिया, ये सारा इसमें बता दिया, सारी लोकेशन आपको मैंने बता दी इसमें। फिर साना डिस्ट्रिक्ट का आहूती वाला बता दिया। फिर ये ब्लड संडे, अभी क्या है कि वोटिंग हुई है, ब्लड संडे ब्लडी संडे क्या है, कुछ नहीं है। श्रीलंका में कैथोलिक चर्च में बहुत पुरानी बात है, वहाँ पे सिविलियन की किलिंग हुई थी, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट 1965 में। तो वहाँ पे किलिंग हुई थी, मतलब कैथोलिक जो क्रिश्चियन थे उनको पुलिस ने हमला कर दिया था उन पर, और उन्हें डायरेक्टली मतलब जीनोसाइड कर दिया था। तो ये न्यूज़ है लास्ट, और लास्ट में स्पोर्ट्स न्यूज़ आ जाती है और ख़त्म हो जाता है आपका ये वाला सारा हिंदू आज का। तो हिंदू आपको ख़त्म हो गया। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको इससे थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ। ये जो बचा है मेरा ये 3 चीज़ आपको, जो बॉडी जन औषधि से आई है। हिंदू सारा ख़त्म हो चुका है आज का, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा। जन औषधि से रिलेटेड 3 चीज़ आपको बताने वाला हूँ, सॉरी।
पहले जो आता है जन औषधि क्या है कि सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कि 7 मासिक जन औषधि वीक सेलिब्रेट किया गया है, 2020 में किया गया था मार्च तक, 7 मार्च तक, थोड़ा याद रखना लास्ट ईयर किया गया था। और ये प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना थी, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है जो आता है उसके अंदर स्टार्ट की गई थी 2008 में, मतलब इन 2008 में, मतलब जन औषधि कैंपेन उसी के अंदर थी। और ठीक है ना, जो ब्यूरो ऑफ फार्मेसी PSU है, उसे इम्प्लीमेंट एजेंसी है, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के, तो इसी के अंदर ये स्कीम आती है आपकी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये आप याद रखना है। तो इसमें क्या है कि जेनरिक ड्रग्स को बनाना है। जेनरिक ड्रग्स क्या होता है, जिनके मतलब के एक तो राइट्स जो होते हैं आपके, मतलब आपके वो आपके टै वो क्या नाम, वो क्या बोलते हैं उसे, पेटेंट राइट खत्म हो चुके हैं, फिर डेवलप कोई भी कर सकते हैं, तो वो बनाते हैं। और इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, तो वहाँ से कॉस्ट बचाई जाती है, और तो ये बहुत सस्ती हो जाती है। ये बहुत सस्ती, 1000 रुपये में 20 रुपये मिल जाएगी आपको। वही सॉल्ट की 1000 रुपये की वो बाहर से खरीदोगे, वो जन औषधि केंद्र पे 20 रुपये में मिल जाएगी आपको वही चीज़। तो लेसर प्राइसेस होते हैं, बिल्कुल क्वालिटी फिर सेम होती है इनकी, ब्रांडेड ड्रग के बराबर, पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होते हैं तो किसी के, तो वहाँ से पैसे बचाए जाते हैं। तो हमारे क्या कर सकती हैं, पॉकेट एक्सपेंडिचर मेडिसिन पे आता से कम कर सकती हैं। आपको अवेयरनेस करनी चाहिए अबाउट जेनरिक मेडिसिन के बारे में। लोगों की थिंकिंग गलत है कि हम क्या करते हैं, हम कंपनी की दवाई, भाई ऐसी कंपनी की चाहिए, भाई कंपनी कोई भी लो, सॉल्ट सेम होना चाहिए। तो जेनरिक क्या है, सॉल्ट सेम है, कंपनी कोई भी, कंपनी वो है ही नहीं कोई। तो मैंने आपको किसकी बताया, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, उसकी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल की है, और ये कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर आती है। फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ CDSCO और DCGI, मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ CDSCO को। ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये नेशनल रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, नेशनल रेगुलेट अथॉरिटी है, किसको रेगुलेट करती है, ठीक है ना, CDSO है ये। और इसे अंडर द इसके अंडर क्या है, DGC हेल्थ सर्विस जो है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस ऊपर हो गया, इसके अंदर आएगा आपका क्या, CDSCO आएगा। और ये किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आएगा। ये नेशनल रेगुलेटिंग एजेंसी है, और ये क्या रेगुलेट करती है, जो आपकी सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी डिस्चार्ज करती है फंक्शन को, मतलब कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे ड्रग सेफ्टी रखनी चाहिए, इफिकेसी, क्वालिटी कैसी है ड्रग की, सबको चेक करती है। ठीक है, किस एक्ट से पावर है इसे, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से पावर है, हेडक्वार्टर दिल्ली में। मेन फंक्शन क्या है, जाके पढ़ना, अप्रूवल देना ड्रग्स का। ये पेंडेमिक में आपने इतनी बार सुना है इसका नाम, क्लिनिकल ट्रायल कराना उस ड्रग्स के, आपके लिंक डाउन स्टैंडर्ड कैसे रखना चाहिए, कंट्रोल करना, क्वालिटी कैसे रखनी चाहिए, इंपोर्टेड ड्रग्स की जो बाहर भेजने हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है स्टेट ड्रग ऑर्गेनाइजेशन से, ये इसके काम है। और ड्रग जनरल जो है, मतलब कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, DCGI, वो हेड है, मतलब कि इसके ऑर्गेनाइजेशन के वो हेड होंगे, मतलब कि ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे इस वाले एक्ट को। बस इनके बारे में आप पढ़ लेना। DGCI भी क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडिया, एप्लेट अथॉरिटी इन द केस ऑफ डिस्प्यूट हो जाएगा ना ड्रग क्वालिटी से, तो DCGI वो एप्लेट अथॉरिटी है, उसमें आके आप अपलेट करोगे, ठीक है ना। उसमें फिर प्रिपेयर द मेंटेन द नेशनल रिलेवेंस स्टैंडर्ड क्या रखना चाहिए ड्रग्स का, ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी आपको लानी चाहिए, और स्टेट ड्रग कंट्रोल की लेबोरेटरीज उनको चेक करना, उनके ड्रग जो एनालिस्टिक है उनको चेक करना, ट्रेन करना, ये सब काम DGCI के हैं। और CDSO क्या करता है, उसके ये है काम। तो ये हमने अथॉरिटी है, ठीक है ना। ये क्या आती है, एसेंशियल जो ड्रग्स होते हैं ना, कि प्राइस कम रखने हैं, उनको देखती है। वो कैसे देखती है आपको बताऊंगा, ठीक है। कब बनी थी, 1997 में बनी थी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। देखो यही कंफ्यूज करेगा, हाँ देगा हेल्थ मिनिस्ट्री देगा आपको, UPSC यही आपको कंफ्यूज करेगा, पहली बात ये। इसके फंक्शन कैसे हैं, ठीक है ना, इसे पावर कहाँ से मिलती है, इम्प्लीमेंट प्रोविजन कहाँ से मिलता है, ड्रग आपका प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, एक ऑर्डर, उससे इसे थोड़ी पावर दी गई है। ये क्या करता है, स्टडी करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस कितना रखता है ड्रग्स का, क्योंकि फार्मास्यूटिकल है। इंट्रीगेंट क्या होता है ना, फार्मास्यूटिकल को पता होता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाए हुए हैं। CDSO बताएगा कि ऐसा ड्रग्स बनाओ, कि मतलब ऐसा बनाओ, अब उसके अंदर ऐसा ड्रग्स तो इन्हें भेज दिया, फिर इसमें इंग्रेडिएंट क्या मिलाया, तो उसके हिसाब से ही प्राइस होगा ना। पनीर मिलाया तो पनीर के हिसाब से आपको पैसे लिए जाएंगे ना, तो किसको पता है, फार्मास्यूटिकल वालों को पता है, तो इसको यही देखेंगे इसे, फार्मास्यूटिकल। तो ये आप में पढ़ लेना, कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है डाटा, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट सब ये कलेक्ट करता है डाटा। ये फिर ऑर्डर क्या है, ये DPS ऑर्डर क्या है, इसमें क्या होता है, 1995 में इशू किया गया था गवर्नमेंट की वजह से, एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो अभी अमेंडमेंट किया गया है आपका 2020 में,
तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो चीज़ रख देती है ना गवर्नमेंट, जो चीज़ में रख देती है गवर्नमेंट, फिर उसके प्राइजेस रेगुलेट गवर्नमेंट करती है कितने प्राइजेस रखने हैं। तो आपको याद रखना है कि ये एक्ट है, और इसमें नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन भी है इसके अंदर, जो कुछ मेडिसिन होती है इंपॉर्टेंट, ये आप डायरेक्ट पढ़ लेना, कुछ मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना बताना था डिफरेंस। एनपीपीए किसके अंदर आता है, सीडीएस तो किसके अंदर आता है, डीजीसीआई किसके अंदर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में आता है। तो मुझे तीनों का आपको डिफरेंस बताने थे। और लास्ट का हम पढ़ चुके हैं आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग होती है स्टॉप। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।